गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया था, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, और हमने मित्रवत सूक्ष्म जीव कंप्लीट भी कर लिया था कि किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। देखो, मित्र व सूक्ष्म जीव में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक तो ये प्रतिजैविक बनाते हैं, है ना। वैक्सीन और टीका किसका बनाया जाता है? सूक्ष्म जीवों का ही बनाया जाता है। क्या टीके में जब हमारा टीका लगाया जाता है या छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है तो क्या उनमें वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है? नहीं, इनमें निष्क्रिय अवस्था में सूक्ष्म जीवों को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा शरीर उसके प्रति सक्रिय होकर रोगाणु से लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है ना। और फिर आता है हमारा मिट्टी में उड़ता कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे राइजोबियम जीवाणु वगैरह होते हैं। नीलहरी शैवाल जो क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन हानिकारक। हर चीज का अगर लाभ है तो हानि भी होगी, है ना। तो मित्रवत सूक्ष्म जीव हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव, किस तरीके से ये हमारे ये रोग वगैरह उत्पन्न करते हैं, है ना। किस तरीके से हमें इन रोगों से बचना चाहिए, है ना। पानी को ढका रखना चाहिए, भोजन को ढका हुआ भोजन ही करना चाहिए, भोजन करने से पहले हाथ को धोना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जीवाणु हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। सबसे पहले आता है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो संपर्क में आने से फैलते हैं, है ना। जो ऐसे रोग जो संपर्क में आने से फैलते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी। जब किसी को खांसी होती है तो बोला जाता है कि मुंह पे हाथ रखकर खांसा करो, क्योंकि वो एक संक्रमण रोग है, जिसमें क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति में ये रोग फैला सकता है। तो संक्रमणीय रोग किसे कहते हैं? संपर्क में आने से फैले जाने वाले रोग को हम संचरणीय रोग बोलते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग जब वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क से संबंध स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है तो इसे संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स आदि संचरणीय रोग हैं। रोगवाहक, रोगवाहक किसे कहते हैं? रोग को फैलाने के जो कार्य करता है, रोग को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए जो कार्य करता है उसे हम रोगवाहक बोलते हैं। वे जीव जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं रोगवाहक कहलाते हैं। जैसे घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीज, मादा एडिस। अब आता है रोगवाहक। रोगवाहक क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है जो रोगाणु प्लाज्मोडियम और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मादा एनोफिलीज मच्छर क्या होता है? जो हमारे घरों में मच्छर होते हैं उनमें ही मादा एनोफिलीज मच्छर होती है ना। ये सारी मच्छरनियाँ होती है, मच्छर नहीं होते। मच्छर तो फूलों पे होते हैं, ये सारी फीमेल होती है। रोग फैलाने का काम कौन करती है? फीमेल करती है ना। मादा एडिस ये भी फीमेल है, ये डेंगू वायरस का रोग वाहक करती है। ये क्या करती है? एक जैसे एक संक्रमित व्यक्ति को डेंगू है तो ये मादा एडिस क्या करेगी? उससे ब्लड को लेके किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड को इंजेक्ट कर देती है ना। एक संक्रमित व्यक्ति, उसको काटा, उसका खून चूस लिया, फिर क्या करेगी? दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास जाके उस जो ब्लड को उसने चूसा है संक्रमित व्यक्ति से, उसके शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर देगी। तो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कौन फैला रहा है? मादा एडिस। घरेलू मक्खी, संदूषित जल, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार आदि घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। डेंगू व मलेरिया की रोकथाम।
है ना। अब हमें इन रोगों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं देना चाहिए। जैसे बारिश के टाइम पे कहीं भी पानी रुका रहता है तो वहाँ पे मच्छर वगैरह पलने लगते हैं। तो हमें पानी को कहीं भी नहीं रुका रहना चाहिए। कहीं छोटे छोटे गड्ढे नहीं होने चाहिए जिसमें पानी रुक सके। साफ होना चाहिए। कूलर में पड़ा पानी निरंतर बदलते रहना चाहिए। आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए जिससे मच्छरों का उत्पन्न होना कम हो जाए। अब आता है मानव में रोग। मानव में भी रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। रोग कारक, संचरण, बचाव के उपाय। क्षय रोग, इसका रोग कारक कौन है? जीवाणु। संचरण किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है। बचाव, उचित समय पर टीकाकरण करवाना। चिकन पॉक्स, ये भी एक वायरस है, वायु और संपर्क द्वारा फैलता है। रोगी का अलग रहना या खाने पीने की, जब किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उस रोगी को अलग रखा दिया जाता है। उसके कपड़े वगैरह, खाना पीना सब अलग कर दिया जाता है क्योंकि ये भी वायु या संपर्क में आने से फैलता है। पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है, वायु और जल, है ना। हैजा जीवाणु, जल और भोजन और टीकाकरण के द्वारा बचाव के ऊपर। टाइफाइड होता है जो रोग कारक होता है। जीवाणु संचरण किसके द्वारा फैलता है? जल के द्वारा फैलता है और ढका हुआ भोजन ही करना चाहिए। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा फैलता है। इसका संचरण जल द्वारा होता है और बचाव, टीकाकरण, उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना। सबसे पहले तो टीकाकरण और फिर उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना। उबले हुए क्यों? क्योंकि इसमें जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मलेरिया, प्रोटोजोआ। संचरण मच्छर द्वारा होता है। मच्छरदानी का उपयोग या कीटनाशक छिड़काव का उपयोग करने से मच्छर को मारा जा सकता है। अब जंतुओं में रोग कारक। जीवाणु जंतुओं में किस तरीके से रोग उत्पन्न करते हैं? जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। सूक्ष्मजीव जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं जैसे एथ्रक्स रोग, गाय के खुर तथा मुंह का रोग आदि। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, सेब आदि में पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। देखो, रोग तो सब में होते हैं, तो सूक्ष्मजीव कहीं न कहीं हमारे फायदे भी होते हैं और सूक्ष्मजीव के कहीं न कहीं हमारे नुकसान भी होते हैं। देखो, पादप का कौन सा रोग है? सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका। नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। और संचरण तरीका क्या है इसका? वायु। गेहूं का रस्ट रोग, कवक, वायु व बीज। भिंडी का पित्त रोग, वायरस और कीट के द्वारा फैलता है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या कहता है? जब सूक्ष्म जीवों द्वारा हमारे शरीर को क्या, भोजन को खराब कर दिया जाता है तो हम उन्हें विषाक्त कहते हैं। जब सूक्ष्मजीव जैसे पानी बिना ढका पानी पीना, बिना ढका हुआ भोजन करना, उस पर अगर मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं तो वो हमारा खाना विषाक्त बन जाता है, मतलब खराब हो जाता है, यानी जहरीला बन जाता है। तो कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं जिसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं। अब इसको परिरक्षण कैसे किया जाए, है ना। परिरक्षण किसे किया जाए? खाद्य परिरक्षण क्या होता है? भोजन को संदूषित या विषाक्त होने से बचाने को ही हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। भोजन को संदूषित करने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। खाद्य परिरक्षण के तरीके। रासायनिक उपचार द्वारा अचार में सोडियम बेंजोएट मिलाकर हम उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा बचा सकते हैं। नमक में आम, आंवला, मछली में नमक मिलाकर उसको बचाया जा सकता है। चीनी किसमें मिलाई जाए? जैम, जेली, स्क्वैश में चीनी मिलाकर। तेल व सिरका अचार के परिरक्षण में। गर्म तथा ठंडा दूध को अगर गर्म करके 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है तो ये खराब नहीं होता। भंडारण व पैकिंग। अगला टॉपिक आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है। पाश्चरीकरण क्या होता है?
जैसे आपने देखा होगा कि सरस का जो दूध आता है ना, वो 3-4 दिन तक खराब नहीं होता, और हमारे घर का दूध 1 दिन में खराब हो जाता है। तो उसमें ऐसा क्या मिला के दिया जाता है जो 3-4 दिन तक खराब नहीं होता और हमारा दूध जो होता है घर का वो खराब हो जाता है? तो उसमें क्या किया जाता है, जो सरस डेयरी का दूध होता है उसमें पाश्चरीकरण की क्रिया की जाती है। दूध को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है, जिससे उसमें जो कीटाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और फिर उसको ठंडा करके पैकिंग कर दी जाती है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा कर थैलियों में पैक करना पाश्चरीकरण कहलाता है। ऐसा करने से हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है ना। नाइट्रोजन चक्र, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जो सभी सजीवों का आवश्यक घटक है। ये प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि में पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर रखने के चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा N2 का स्थिरीकरण, तड़ित द्वारा यानी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, देखो सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखेंगे हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ये तड़ित द्वारा N2 का नाइट्रोजन यौगिक में बदलना, कौन बदलता है, राइजोबियम जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। राइजोबियम जीवाणु और नील हरित शैवाल क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, देखो एक तो 2 तरीके से होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, मैं आपको इसमें पूरा समझाती हूँ। वायुमंडलीय नाइट्रोजन ये एक तो 2 तरीके से होती है, इसका तड़ित द्वारा N2 का स्थिरीकरण, तड़ित द्वारा N2 का, देखो सबसे पहले आता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, फिर तड़ित द्वारा N2 का स्थिरीकरण, एक होता है राइजोबियम एवं नील हरित शैवाल। ठीक, ये किस में करते हैं, मिट्टी में, है ना। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, ठीक है। मिट्टी से कहाँ जाते हैं, मिट्टी में क्या उगते हैं, पौधे उगेंगे, तो पौधों द्वारा अवशोषण, फिर पौधों को कौन खाता है, हम तो नहीं खाते भाई, डायरेक्ट पौधों को हम लेते हैं क्या, नहीं लेते। कौन खाता है, जीव जंतु, तो मनुष्य जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाना। फिर जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद क्या किया जाता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मृत्यु, फिर है ना, मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो नाइट्रोजन के यौगिक इनमें प्रेजेंट होते हैं इनके शरीर में, वो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रोजन गैस में बदल दिए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसीलिए इस पे इतना जोर दे रही हूँ। सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, जो 2 तरीके से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। एक तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है, दूसरा राइजोबियम या नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना, स्थिरीकरण कहलाता है।
फिर ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं। तो ये यौगिक कहाँ पे उपस्थित होते हैं, मिट्टी में उपस्थित होते हैं। मिट्टी में पौधे उगते हैं और उनको जानवरों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन यौगिक जानवरों के पेट में स्थानांतरित हो जाते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो ये सूक्ष्म जीव उनके शरीर को अपघटित कर जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उनको नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो ये आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हो चुका है। अगले पार्ट में हम तीसरा टॉपिक या तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में बताना। थैंक यू।